गाइस, व्यक्ति कहानियों में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। मेरी कहानी को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारी आज की कहानी पछतावा ऐसी लड़कियों के लिए सबक है जो एक झूठी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपना सब कुछ लुटा देती हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो अपने सारे रिश्ते खो चुकी होती हैं और सिवाय पछतावे के उनके पास कुछ नहीं बचता है। मोहब्बत गुनाह नहीं, इबादत है। ये किसी एक से नहीं बल्कि अपने से जुड़े सभी रिश्तों से होनी चाहिए। सादिया अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। उससे छोटी 2 बहनें और थीं। पूरे ख़ानदान की वो जान थी। जब वो पैदा हुई सभी भाई बहनों के यहाँ कोई बेटी ना थी। उसके वालिद सरफराज साहब, उसके चाचा शहनवाज और दोनों फूफू, किसी के यहाँ कोई बेटी ना थी। चाचा के यहाँ एक बेटा, दोनों फूफू के भी 2-2 बेटे। इसलिए जब सादिया पैदा हुई और माशाल्लाह वो बहुत ही प्यारी नैन नक्श की और बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए पूरे ख़ानदान की वो लाडली थी। उसके बाद 2 बहनें और हुईं, पर उसकी अहमियत जो थी वो किसी की ना थी। बड़े ही नाजों से वो पली बड़ी। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब वो कॉलेज में आ गई थी। घर पर भी पैसों की कोई कमी ना थी, इसलिए वो जैसे चाहती वैसे ही रहती। एक दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हिना की बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात नदीम से होती है। नदीम हिना के भाई शादाब की दोस्त फरीद के साथ वहाँ आया था। सादिया लान में बैठी थी, तभी नदीम वहाँ आ जाता है। तारुफ होने के बाद वो नदीम आपस में काफ़ी घुल मिल जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। नदीम अक्सर उसके कॉलेज पहुँच जाता और फिर दोनों साथ साथ घूमते फिरते। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और वो आखिरी पेपर देकर घर वापस आई तो घर पर काफ़ी चहल पहल सी थी। बड़ी फूफो जरीना आई हुई थी। उसे देखते उसके दोनों बहनें आयशा और नौशी उसके पास आ गईं और उसे छेड़ने लगी। आप कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। वो चौंक पड़ी और आयशा से जब उसने पूरी बात पूछी तो पता चला फूफो अपने बड़े बेटे शाद का रिश्ता लेकर आई थी, जो अब बड़ा इंजीनियर बन चुका था। फूफो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आई थी और अम्मी अब्बू से मांगने की तारीख मांग रही थी। वो कुछ देर दिखावे के लिए उन लोगों के पास बैठी रही, फिर उठकर कमरे में आ गई। वहाँ से उसने नदीम को फ़ोन करके सब बताया और कहा प्लीज़ तुम घर आकर अब्बू से मुझे मांग लो। पर वो बोला कि तुम्हारे अब्बू बड़े आदमी हैं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है और मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, कहीं वो इनकार न कर दें। वो उससे आने का इसरार करती रही और वो टालता रहा। फूफो बस शाम को चली गई तो उसने हिम्मत करके अपनी अम्मी से नदीम के बारे में बता दिया। अम्मी ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। बात अब्बू तक जा पहुंची तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो रोती रही। अब्बू उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। उससे बोले ठीक है, तुम मुझे नदीम का एड्रेस दे दो या नदीम को घर पर ही बुला लो। अगर वो मुझे तुम्हारी मुताबिक लगा तो मैं तुम्हारी फूफू को बना कर दूंगा, नहीं तो अब की संडे तुम्हारी मंगनी होगी। सादिया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और प्यार से अपने अब्बू के हाथों को चूम लिया। दूसरे दिन जब वो नदीम से मिली तो उसे मिलने का कहा तो वो आनाकानी करता रहा। बोला मैं तो एक यतीम हूँ, मेरा घर भी इस लायक नहीं है कि तुम्हारे अब्बू को वहाँ बुला लूँ और ना ही मेरे पास कोई अच्छी जॉब है। वो एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाता था।
उससे कहता है कि तुम चाहो तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सादिया कहती है कि प्लीज़ मेरे पापा से मिल लो, नहीं तो संडे को मेरी मंगनी हो जाएगी। तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। नदीम कहता है ठीक है, मैं शाम को आऊँगा, पर वो नहीं आता। दूसरे दिन भी वो इंतज़ार करती है पर वो नहीं आता। आखिरकार संडे आ जाता है और आज की शाम उसकी मंगनी होने वाली थी। घर के सभी लोग काम में लगे हुए थे पर उसका दिल बैठा जा रहा था। अब्बू उससे कहते हैं कि नदीम अच्छा लड़का नहीं है, ना ही वो भरोसे के लायक है। तुम अब सब कुछ भूलकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो और आज से नदीम का मैटर क्लोज़ कर दो। उसने हाँ में सर तो हिला दिया पर उसका दिल बैठा जा रहा था। नदीम से वो बहुत मोहब्बत करती थी और वो उसके बिना जीने का सोच भी ना सकती थी। दोपहर 2 बजे उसने अम्मी से पार्लर जाने का बहाना किया कि मैं पार्लर से तैयार होकर आऊँगी। अब्बू और अम्मी दोनों ही बहुत खुश हुए कि सादिया नदीम को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही है। अम्मी बोली आयशा को साथ ले जाओ बेटा, पर उसने कहा नहीं अम्मी, आयशा तो सो रही है, मैं अपनी दोस्त हिना के साथ जा रही हूँ। अम्मी बोली ठीक है, हिना के साथ ही जाना। शाम के 7 बज रहे थे पर सादिया का कुछ अता पता ना था। सादिया को फ़ोन मिलाया जा रहा था पर उसका स्विच ऑफ था। फिर आयशा ने हिना को फ़ोन किया तो हिना बोली मैं बस आ ही रही हूँ। तो उसने कहा आप ही आपके साथ हैं? तो हिना बोली नहीं, मैं तो सादिया से 1 हफ्ते से नहीं मिली। दोनों फूफो की फैमिली, चाचा की फैमिली और काफ़ी सारे मेहमान घर पर इकट्ठा थे पर सादिया का कुछ पता न था। सादिया को काफ़ी ढूंढा गया। वो जिस पार्लर में जाती थी वहाँ पर भी देखा गया पर उसका कुछ पता ही ना चल रहा था। रात के 10 बज गए थे और अभी तक सादिया का कुछ पता ना था। आखिरकार अम्मी ने फूफो को सारी बात बता दी तो वो भी सकते में रह गई कि अब क्या किया जाए, पूरे ख़ानदान की नाक कट जाएगी। फूफो, फूफा और अम्मी अब्बू ने आपस में मशवरा किया कि ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए आयशा और शाद की मंगनी कर दी जाए। फिर आयशा से पूरी बात की गई और शाद से भी मशवरा कर दोनों की मंगनी कर दी गई और शादी की तारीख 1 महीने के बाद की रख दी गई। सादिया के अब्बू ने सबके जाने के बाद कहा कि अब सादिया का घर में कोई भी नाम ना लेगा, वो हम लोगों के लिए मर चुकी है। सादिया के जाने से वो बिल्कुल दूर से गए थे। इधर सादिया सीधे नदीम की कोचिंग सेंटर पहुंचती है और नदीम से बताती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई है। नदीम तुम क्यों नहीं आए थे? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? तो नदीम ने कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ पर तुम्हारे वालिद कभी भी मुझसे तुम्हारा रिश्ता ना करते, इसीलिए मैं नहीं आया। फिर नदीम उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा शहर से बाहर 2 कमरों के फ्लैट में ले जाता है। नदीम को पामानो से बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी। 1 महीना तो उसका नदीम के साथ बड़े अच्छे से बीता। नदीम उसके खूब नाज नखरे उठाता। नदीम से जब वो निकाह करने को कहती तो वो टाल जाता था, कहता अरे निकाह कर लेंगे, पहले अच्छी सर्विस तो मिलने दो। वो अपने साथ जो जेवरात वगैरह लेकर आई थी वो भी नदीम धीरे धीरे बेच दिया था। धीरे धीरे अब नदीम का रवैया उसके साथ बदलने लगा था। वो बात बात पर लड़ाई करता और उसे घर के छोड़ आने का ताना देता रहता। अब अक्सर वो घर से गायब भी रहने लगा था। अक्सर रात को भी घर ना आता था। जब वो घर आता तो उससे पूछती तो वो टका सा जवाब देता कि तुम कौन होती हो पूछने वाली। अब उसे अपने घर और अपने वालिद की कही बातें याद आती थी।
पर अब वो क्या कर सकती थी। एक दिन सुबह के 7 बजे थे कि डोरबेल बजी, तो जाकर उसने दरवाज़ा खोला तो एक औरत बैग लिए और एक 2 साल के एक बच्चे को लिए खड़ी थी। उसने पूछा, आपकी तारीफ, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? तो वो उसे धक्का देती हुई अंदर आई। बोली, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं नदीम की बीवी हूँ। इस पर औरत आग बबूला हो चली। बोली, ये मेरा घर है, मैं नदीम की बीवी हूँ। ये मेरा और नदीम का बेटा है। मैं 1 महीने से मैके गई हुई थी। तभी नदीम कमरे से बाहर आ गया। बोला, अरे रेहाना, तुम कब आई? रेहाना ने पूछा, ये कौन है? तो बोला, अरे ये गरीब और बेसहारा औरत है, इसे मैंने काम पर रख लिया है। पर ये तो तुम्हें अपना शौहर बता रही थी। तो नदीम बोला, इसका दिमाग ख़राब है, यह ऐसे ही सबको बोल देती है। पर रेहाना कहती है, तुम इसे बाहर निकालो। इस पर नदीम धक्के देकर उसे घर से निकाल देता है। वो अपनी बात रेहाना से बता भी नहीं पाती है। घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। उसने खूब दरवाज़ा पीटा, नदीम को अपने प्यार की दुहाई दी, पर दरवाज़ा न खुला। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। सोचती हुई सड़क की तरफ आ गई। सड़क पर इधर उधर घूमती रही, सोचती रही कहाँ जाए। जगह जगह भूखे भेड़िए उसे नोच खाने को बैठे हुए थे। उसने खुदकशी करने को भी सोचा, पर फिर सोचा घर पर उसे सब बहुत प्यार करते हैं, सब उसे माफ़ कर देंगे। ये सोचकर वो अपने घर की तरफ निकल गई। रात के 7 बज रहे थे जब वो अपने घर पहुंची। घर पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा हुआ था। बहुत ही रौनक थी और आते जाते बहुत से मेहमान दिख रहे थे। आज वो पूरे 1 महीने के बाद घर वापस आई थी। उसने दुपट्टे से अपने पूरी तरह अपने को लपेट रखा था। उसके पास इस समय कुछ भी ना था। नदीम ने जब उसे निकाला था तो अंदर रखा अपना सामान तक ना ले पाई थी। तभी उसे सजी धजी नौशी नजर आई तो उसने उसके पास जाकर धीरे से आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने थोड़ा सा दुपट्टा हटाकर अपना चेहरा दिखाया। नौशी चौंक गई और डर भी गई। इधर उधर देखती हुई बोली, आप कब आई? प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, कहीं किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। हाँ, चली जाऊँगी। पहले बताओ यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई फंक्शन है? ये आपी, आज आशा आपी की शादी है शाद भाई के साथ। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पूछा, शाद के साथ? हाँ। आयशा कहाँ है? अब्बू कहाँ हैं? वो लोग तो मैरिज हॉल में हैं, बस अम्मी ही घर पर हैं। तभी अम्मी नौशी को आवाज़ लगाती आ गईं। उसका मुंह ढका हुआ था, इसलिए नौशी से पूछा, ये कौन है? तो उसने अपना ढका हुआ चेहरा उन्हें दिखाया तो उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया और बोली, अब क्या लेने आई हो? यहाँ ये देखने आई हो कि इतनी रुसवाई के बाद हम लोग जिंदा भी हैं या नहीं? नहीं नहीं अम्मी, ऐसा मत कहें। कहकर वो रोने लगी। अम्मी, मैं आप लोगों को बहुत चाहती हूँ, पर दिल के आगे मजबूर हो गई थी। वो फूट फूट पुकार रो दी। माँ का दिल था। बेटी की ऐसी हालत देखी तो फिर वो अपने को ज़्यादा रोक ना पाई। और इतनी दुलारी बेटी, उन्होंने उसे लिपटा लिया। साजिया की आंखों में आंसू थे तो थम ही ना रहे थे। फिर अम्मी ने इधर उधर देखा कि फिर नौशी से बोली, तुम जाओ मेहमान के पास, कहीं कोई इधर ना आ जाए, मैं आ रही हूँ। कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बने गेस्ट रूम की तरफ आ गई। दरवाजे को अंदर लॉक कर अंदर उसे ले गई। फिर उसे लिपटा कर रोने लगी। साजिया ने बताया कि नदीम ने उसे धोखा दिया है। उसकी एक बीवी भी है और एक बेटा भी, और उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अम्मी, मेरी हिम्मत यहाँ आने की हो ही नहीं रही थी। मैंने खुदकशी करने का भी सोचा था, पर मैं अपनी दुनिया में तो सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। अब अपने आखिरत को भी बर्बाद कर लूँ।
वो फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मी बोली तुम्हारे अब्बू ने तो तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। ये सुनकर वो फिर रो दी। उसके अब्बू उसे कितना चाहते थे। फूफू और चचा भी उसको बहुत चाहते थे और सभी भाइयों की भी वो लाडली थी। और एक रिश्ता पाने के लिए उसने कितने रिश्तों को खो दिया था। अम्मी बोली अभी तो मैं मैरिज हॉल में जा रही हूँ। उसका भी बहुत दिल चाह रहा था कि आयशा को दुल्हन बने देखूं। अम्मी ने उससे कहा अगर तुम्हें वहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी और मुझे लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैं नौकर से बोल तुम्हें कुछ खाने के लिए भिजवा देती हूँ और फिर आयशा की शादी से फुर्सत पाते ही मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी। जब तक तुम यहीं पर रहना। ये कहकर वो आंसू पोंछती बाहर निकल गई। एक झूठी मोहब्बत के झांसे में आकर उसने अपने सारे रिश्तों को खो दिया था। अपनी छोटी बहन आयशा को भी वो दुल्हन के रूप में न देख पा रही थी। पता नहीं उसके अब्बू उसे माफ़ करेंगे भी कि नहीं, पर अब सिवाय पछतावे के क्या था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।